हेलो एवरीवन। सो आज का सेशन जो है वो बेस्ड है ट्रांसक्रिप्शन पे, यानी कि वो मेथड जिसमें हम सिंथेसिस ऑफ आरएनए की बात करेंगे यूजिंग डीएनए एज अ टेम्पलेट। तो लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था डीएनए की सिंथेसिस को, यानी कि डीएनए सिंथेसाइज हुआ था यूजिंग डीएनए एज अ टेम्पलेट, है ना। हमने रेप्लिकेशन की बात की थी, बट यहाँ पे हम आरएनए की सिंथेसिस की बात करेंगे। तो सेंट्रल डॉगमा का कॉन्सेप्ट क्या कहता है? जब सेल को डिवाइड करना है तो डीएनए को रेप्लिकेट करना है, लेकिन जब प्रोटीन की सिंथेसिस करनी है तो प्रोटीन बनाने के लिए बीच में आरएनए जरूर रहेगा, राइट। सो इसी के बारे में हम बात करने वाले हैं इस पर्टिकुलर सेशन में। और इनफैक्ट आरएनए ही वो स्ट्रक्चर है जो कि हमें बताता है कि एक्चुअल जीन्स क्या है, एक्चुअल कोडिंग इंफॉर्मेशन क्या है। वो कैसे, वो इसी सेशन में जानेंगे और बात करते हैं अबाउट ट्रांसक्रिप्शन, राइट। तो चलिए कुछ चीजें पहले बेसिक लेवल पे डिस्कस करेंगे, फिर पूरे प्रोसेस के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले ट्रांसक्रिप्शन जो है वो है क्या? ट्रांसक्रिप्शन इज अ मेथड ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए फ्रॉम डीएनए, यानी कि सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए की सिंथेसिस होती है। बट डीएनए जो है वो तो डबल स्ट्रैंडेड है, उसमें डबल स्ट्रैंडेड डीएनए से वो एक सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए बनाता है। और जो एंजाइम यूज होता है ना, वो एंजाइम ये है डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। बहुत इंपॉर्टेंट एंजाइम है, इसका नाम याद रखना है, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। यानी कि डीएनए को यूज करके आरएनए की सिंथेसिस हो रही है, ठीक है। और इसी मेथड में जो न्यूक्लियोटाइड्स होंगे ना, वो सेम तरीके से यूज किया जाते हैं जैसे रेप्लिकेशन में होंगे। बट यहाँ पे क्या होगा, जो न्यूक्लियोटाइड्स ऐड होंगे वो करेगा कौन? डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। और थायमिन जो है वो डीएनए की सिंथेसिस में यूज हो रहा था, बट यहाँ पे यूरेसिल यूज होगा इन प्लेस ऑफ थायमिन, ठीक है। तो हमने जैसे बात की थी, जब डीएनए के स्ट्रक्चर की बात की थी, तो डीएनए के स्ट्रक्चर में एडेनिन के कॉम्प्लीमेंट्री कौन था? थायमिन था, है ना। बट आरएनए के केस में जब आरएनए की सिंथेसिस होती है तो थायमिन प्लेस ना होकर यूरेसिल प्लेस होगा। तो न्यूक्लियोटाइड की एडिशन तो होगी, बाकी तरीके बाकी अरेंजमेंट सेम रहेगा। एडेनिन की जगह एडेनिन होगा, साइटोसिन की जगह साइटोसिन, ग्वानिन की जगह ग्वानिन, बस थायमिन की जगह यूरेसिल को प्लेस कर दिया जाएगा, ठीक है। और जैसे हमने बात की, हमारे पास सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए ही सिंथेसाइज हो रहा है और डीएनए में दो स्ट्रैंड्स हैं। तो डीएनए में दो स्ट्रैंड्स हैं और एक सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए सिंथेसाइज करने के लिए दो स्ट्रैंड्स तो ऑब्वियसली पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। तो इसके केस में सिर्फ एक डीएनए का सिंगल स्ट्रैंड ही है जो टेम्पलेट की तरह यूज होता है फॉर द सिंथेसिस ऑफ आरएनए, ठीक है। तो क्या क्या चीजें हमने बात की? हमने बात की कि डीएनए जो है वो सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए को सिंथेसाइज करेगा। डबल स्ट्रैंडेड डीएनए में एक सिंगल स्ट्रैंड ही कोई डीएनए का जो आरएनए की सिंथेसिस में पार्टिसिपेट करेगा, राइट। और हमारे पास न्यूक्लियोटाइड्स ऐड करने के लिए डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज रहेगा और बाकी अरेंजमेंट सेम रहेगा, जैसे कि डीएनए की रेप्लिकेशन में हो रहा है वैसे ही न्यूक्लियोटाइड्स ऐड होंगे, बस थायमिन की जगह यूरेसिल ऐड होगा, ठीक है। सो ये कुछ पर्टिकुलर चीजें हैं जो हमें ध्यान में रखनी है इस पूरे सेशन के दौरान। तो सबसे पहले तो हम डीएनए की बात करेंगे जो यूज होने वाला है एज अ टेम्पलेट आरएनए की सिंथेसिस के लिए। तो अब जैसे हमने कहा कि डीएनए में कोई सिंगल स्ट्रैंड ही यूज होगा आरएनए की सिंथेसिस के लिए, बट ऐसा भी तो नहीं है ना कि हम रैंडमली कोई भी डीएनए स्ट्रैंड यूज कर लेंगे। हमारी बॉडी में कुछ पर्टिकुलरली डिसाइडेड होता है कि ये पर्टिकुलर स्ट्रैंड ही यूज होने वाला है एज अ टेम्पलेट, ठीक है। तो इस बेसिस पे हमारे पास दो कैटेगरी है, यानी कि दोनों स्ट्रैंड्स को अलग अलग तरीके से नाम दिया गया है। तो सबसे पहले तो हमारे पास ये है टेम्पलेट स्ट्रैंड। टेम्पलेट स्ट्रैंड वो होता है जो एक्चुअली टेम्पलेट की तरह यूज होता है, ठीक है। टेम्पलेट की तरह यूज होता है और उसी से हमारे पास आरएनए बनता है, ठीक है। और जो दूसरा स्ट्रैंड होता है उसे कहा जाता है कोडिंग स्ट्रैंड, जो टेम्पलेट के कॉम्प्लीमेंट्री होता है, ठीक है। तो कुछ और चीजें हैं जो मैं आपको बताने वाली हूँ यहाँ पे। सबसे पहले तो टेम्पलेट स्ट्रैंड वो होता है जो सिंथेसिस करेगा आरएनए की, ठीक है, जो आरएनए सिंथेसिस करता है। और इसकी पोलैरिटी क्या होती है? 3 प्राइम टू 5 प्राइम। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो ये वाला स्ट्रैंड जो है ना वो टेम्पलेट स्ट्रैंड होगा, वो टेम्पलेट स्ट्रैंड है।
बट ऐसा नहीं है, जरूरी नहीं है कि हमारे पास यही स्ट्रैंड टेम्पलेट हो, नीचे वाला स्ट्रैंड भी तो टेम्पलेट स्ट्रैंड हो सकता है। लेकिन इसको रिकॉग्नाइज करने के लिए ना कुछ पर्टिकुलर सीक्वेंस होते हैं। अगर एक पर्टिकुलर स्टार्टिंग सीक्वेंस, ऐसा सीक्वेंस जो ट्रांसक्रिप्शन को स्टार्ट करता है और वो 3 प्राइम एंड पे हो, ठीक है, किसी स्ट्रैंड के 3 प्राइम एंड पे हो, तो वही स्ट्रैंड टेम्पलेट होगा। तो टेम्पलेट स्ट्रैंड के 3 प्राइम एंड पे ऐसा जेनेटिक सीक्वेंस होता है जो ट्रांसक्रिप्शन को स्टार्ट करता है, ठीक है। तो उसी वजह से हम कहते हैं कि टेम्पलेट स्ट्रैंड की पोलैरिटी 3 प्राइम टू 5 प्राइम होगी, ठीक है। और ये जो स्ट्रैंड होगा ना, टेम्पलेट स्ट्रैंड, जब ये आरएनए बनाएगा ना, तो आरएनए इसका कॉम्प्लीमेंट्री होगा। तो यहाँ पे मेंशन कर रहे हैं जो आरएनए सिंथेसाइज होगा इस प्रोसेस के दौरान, वो कॉम्प्लीमेंट्री रहेगा इस टेम्पलेट स्ट्रैंड के, ठीक है। तो ये कुछ पर्टिकुलर फीचर्स हैं। सबसे पहले तो टेम्पलेट स्ट्रैंड आरएनए की सिंथेसिस में इन्वॉल्व होता है। 3 प्राइम टू 5 प्राइम इसका पोलैरिटी रहता है। 3 प्राइम टू 5 प्राइम इसलिए क्योंकि 3 प्राइम के पोजीशन पे इसके पास ऐसा जेनेटिक सीक्वेंस होता है जो कि ट्रांसक्रिप्शन को स्टार्ट करेगा, ठीक है। तो उससे हमें पता चल जाता है कि ये टेम्पलेट है, फोल्डिंग है। और उसके बाद जो आरएनए सिंथेसाइज होगा वो कॉम्प्लीमेंट्री होगा टेम्पलेट स्ट्रैंड के। वही अगर हम कोडिंग स्ट्रैंड की बात करें, तो कोडिंग स्ट्रैंड जो है वो कॉम्प्लीमेंट्री रहता है टेम्पलेट स्ट्रैंड की, लेकिन आरएनए स्ट्रैंड जो बनेगा इस प्रोसेस के दौरान उसके सिमिलर रहता है, ठीक है। और इसकी पोलैरिटी होती है 5 प्राइम टू 3 प्राइम। तो ये है हमारे पास इस तरीके से अरेंजमेंट। सो अब क्या है, थोड़ा सा क्लैरिफाई करते हैं इस पर्टिकुलर पॉइंट को। जैसे हमने कहा कि टेम्पलेट स्ट्रैंड जो है वो कॉम्प्लीमेंट्री रहेगा आरएनए सिंथेसिस के। तो हमारे पास लेट से कोई डीएनए सीक्वेंस है, उसका सीक्वेंस है ATGC EAATGGCAC, ठीक है। ये कोई सीक्वेंस है डीएनए का। तो ये है कोई टेम्पलेट स्ट्रैंड, ठीक है, ये टेम्पलेट स्ट्रैंड है। लेट से ये टेम्पलेट स्ट्रैंड है जिसका ये सीक्वेंस रहेगा। उसके बाद हमारे पास इसका कॉम्प्लीमेंट्री है दूसरा स्ट्रैंड जिसे हम कोडिंग स्ट्रैंड कहते हैं, TACG, क्योंकि हम डीएनए का कॉम्प्लीमेंट्री बना रहे हैं, राइट। तो ATTACCGTG, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया कोडिंग स्ट्रैंड। तो जब क्या होता है, हमारे पास ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस होता है, तो ट्रांसक्रिप्शन के दौरान टेम्पलेट स्ट्रैंड जो है वो यूज होता है एज अ टेम्पलेट, और उसी से सिंथेसिस होती है कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए की। तो अब आरएनए जो बनेगा वो कैसा बनेगा वो जानते हैं, ठीक है। तो आरएनए जो बनेगा ना, उसका सीक्वेंस पता क्या होगा, थायमीन की जगह यूरेसिल प्लेस होगा, जैसे हमने कहा यूरेसिल। टी है हमारे पास टेम्पलेट स्ट्रैंड में ए, जी के नीचे सी ही होगा, सी के नीचे कॉम्प्लीमेंट्री जी, टी ए, अब यहाँ पे थायमीन की जगह यूरेसिल, उसके बाद ए सी सी जी यू जी। यूरेसिल को छोड़ के बाकी पूरा सीक्वेंस कोडिंग स्ट्रैंड से मैच कर रहा है ना। सो टेम्पलेट स्ट्रैंड जो आरएनए बनाता है वो उसके अपने आप के कॉम्प्लीमेंट्री बनाता है और कोडिंग स्ट्रैंड की सिमिलर बनाता है। तो कोडिंग स्ट्रैंड आप समझ रहे हो नाम क्यों दिया गया। एक्चुअली जो आरएनए बन रहा है वो कोडिंग स्ट्रैंड की सिमिलर है, और यही आरएनए कोड करने वाला है प्रोटीन को। ये आरएनए प्रोटीन को कोड करेगा, यानी कि कोडिंग इंफॉर्मेशन आरएनए में है। तो आरएनए के बेसिस पे इसलिए कहा जाता है कि आरएनए जो है उससे एक्चुअल पता चलता है कि हमारे पास जेनेटिक इंफॉर्मेशन है क्या, एक्चुअल जीन्स है क्या, ठीक है। तो हमारे पास आरएनए जो सिंथेसाइज हुआ वो टेम्पलेट स्ट्रैंड की कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड से मैच कर रहा था। तो मतलब एक्चुअल इंफॉर्मेशन कोडिंग स्ट्रैंड में है, टेम्पलेट तो क्या कर रहा है, आरएनए सिंथेसाइज कर रहा है। सो दैट्स व्हाई कोडिंग स्ट्रैंड हम दूसरे स्ट्रैंड को कहते हैं जो टेम्पलेट स्ट्रैंड की कॉम्प्लीमेंट्री हो। सो ये है हमारे पास एक्चुअल कॉन्सेप्ट, ठीक है। सो अब क्वेश्चन है कि हम एक सिंगल स्ट्रैंड ही क्यों सिंथेसाइज करते हैं, डबल स्ट्रैंड क्यों नहीं। वो इसीलिए क्योंकि हमारे पास दो पर्टिकुलर रीजंस हैं। तो सबसे पहले तो जो ट्रांसक्रिप्शन है अगर हम दोनों स्ट्रैंड्स की कर देंगे, ठीक है। तो हमारे पास जैसे डीएनए के केस में कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड्स हुए, उन्होंने आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना दी, एडेनिन ने थायमिन के साथ, साइटोसिन ने गुआनिन के साथ। इस तरीके से हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन के क्या हो गया, हमारे पास डबल स्ट्रैंडेड डीएनए बन गया। तो आरएनए में भी ये टेंडेंसी होती है, वो भी तो एक न्यूक्लिक एसिड ही है।
तो हमारे पास जब हम ट्रांसक्रिप्शन अगर दोनों स्ट्रैंड्स की कर दें और सेम सेम आरएनए एक टाइम पे बना देंगे, तो वो कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए स्ट्रैंड्स जो है ना, वो हमारे पास ज्वाइन कर लेंगे, यानी कि बॉन्ड बना लेंगे, जिसकी वजह से डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बन जाएगा और बॉडी के अकॉर्डिंग वो डबल स्ट्रैंड आरएनए खराब है और उसको खत्म कर दिया जाता है। ठीक है, तो ये चीज हमें नहीं चाहिए। दूसरा, हमारे पास सिंथेसिस ऑफ आरएनए जब होता है, अब डीएनए जो है, टेम्पलेट स्ट्रैंड जो है वो अपने कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए स्ट्रैंड बना रहा है, वही अगर दूसरा स्ट्रैंड को भी आरएनए बनाना होता है, जैसे कोडिंग स्ट्रैंड को भी अपना आरएनए बनाना होता है, ठीक है, तो वो टेम्पलेट स्ट्रैंड के सीक्वेंस के अकॉर्डिंग बनता है ना। तो कोडिंग स्ट्रैंड अपना कॉम्प्लीमेंट्री बनाता, टेम्पलेट स्ट्रैंड अपना कॉम्प्लीमेंट्री बनाता। ठीक है, अगर हम पहले केस को यानी कि आरएनए के डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर को इग्नोर भी करें, दो अलग अलग आरएनए भी बन गए, तो आप सोच रहे हो कि एक डीएनए उससे दो डिफरेंट आरएनए डिफरेंट ही बनेंगे, क्योंकि टेम्पलेट स्ट्रैंड जो है वो जो आरएनए बनाता है वो उसके सिमिलर तो होता नहीं, कॉम्प्लीमेंट्री होता है। कोडिंग स्ट्रैंड जो आरएनए बनाएगा वो उसके कॉम्प्लीमेंट्री होगा, है ना। तो सिमिलर स्ट्रैंड्स नहीं बनेंगे, ऐसा नहीं करेगा कोडिंग स्ट्रैंड चलो यार एक टेम्पलेट स्ट्रैंड जैसा बना रहे सेम टू सेम में वैसा बना दो, तो वैसा तो नहीं होएगा ना। तो इस तरीके से हमारे पास दो डिफरेंट आरएनए बनेंगे और एक ही डीएनए सीक्वेंस के बेसिस पे दो डिफरेंट प्रोटीन्स बनेंगे। तो ये तो बहुत मिसलीडिंग हो जाएगा अगेन बॉडी के लिए। बॉडी को एक प्रोटीन चाहिए, अब वो कौन सा स्ट्रैंड कॉपी करवाना है, कौन सा नहीं करवाना है, अगेन बहुत सारे पैरामीटर्स जो है बॉडी फिगर आउट कर लेती। जब इतना सारा मैकेनिज्म चल रहा, बॉडी फिगर आउट वो भी कर लेती, बट एक बहुत कंफ्यूजिंग और मेस्ड अप अरेंजमेंट हो जाएगा बॉडी में। तो इसलिए एक स्मार्ट अरेंजमेंट यही था कि एक पर्टिकुलर डीएनए से एक ही आरएनए बने और एक ही तरह का प्रोटीन बने, है ना। तो इसलिए वो सारे कंफ्यूजन को रिमूव करने के लिए दोनों स्ट्रैंड की ट्रांसक्रिप्शन जो है वो अलाउ नहीं करती है बॉडी। ठीक है, सो इसलिए हमारे पास एक दूसरा एस्पेक्ट ये है कि जो दो स्ट्रैंड्स हैं उनके सीक्वेंस जो होंगे वो डिफरेंट होंगे, सिमिलर नहीं होंगे, जिसकी वजह से हमारे पास डिफरेंट प्रोटीन्स की फॉर्मेशन हो सकती है। ठीक है, सो अब यहाँ पे अगर आप सीक्वेंस देखो, लेट से हमारे पास कोई डीएनए है ATCCGAT, ठीक है, ये हमारे पास कोई सीक्वेंस है डीएनए का, इसका कॉम्प्लीमेंट्री जो होगा TAGGCTA। तो हमारे पास अगर दोनों के केस में देखो, दोनों के केस में अलग अलग आरएनए नहीं बनेंगे। फर्स्ट केस में अगर इस वाले केस की बात करो स्ट्रैंड में, तो हमारे पास बनेगा UAGGCUA, ठीक है, और दूसरा आरएनए जो है बनेगा इस पर्टिकुलर केस में, नेक्स्ट केस में, यानी कि AUCCGAU, ठीक है, सॉरी GAU, ठीक है। सो इस तरीके से हमारे पास क्या रहेगा, पूरा अरेंजमेंट रहेगा। सो हमारे पास ये आरएनए और ये आरएनए कितना डिफरेंट है, तो इस तरीके से अब डिफरेंट आरएनए ना बने और दो अलग अलग प्रोटीन्स ना बने, इसीलिए हमारे पास सिंगल स्ट्रैंड ही कॉपी होता है। सो अब बात करते हैं ट्रांसक्रिप्शन यूनिट की। हम जान चुके कि ट्रांसक्रिप्शन मैकेनिज्म होता क्या है, कौन सा एंजाइम इन्वॉल्व हो रहा है, एवरीथिंग अबाउट ट्रांसक्रिप्शन। बट हम बात करेंगे कि कौन कौन सी चीजें जो है वो यूज होती है ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन। तो ट्रांसक्रिप्शन में तीन पर्टिकुलर एस्पेक्ट है जो हम डीएनए में फिगर आउट करते हैं ट्रांसक्रिप्शन को स्टार्ट, कंटिन्यू और खत्म करने के लिए। वो है सबसे पहला तो प्रमोटर। प्रमोटर जो है वो बाइंडिंग साइट है जहां पे डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज बाइंड करता है। मैंने जैसे कहा था कि टेम्पलेट स्ट्रैंड हम कैसे पहचानते हैं, उसके 3 प्राइम एंड पे एक ऐसा सीक्वेंस होता है जहां से ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होती है। वो सीक्वेंस पता है क्या है, वो प्रमोटर ही है। तो प्रमोटर जो है वो सीक्वेंस है जहां पे डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज बाइंड करके ट्रांसक्रिप्शन को स्टार्ट करने की तैयारी करता है। ठीक है, सो आप कह सकते हो इट्स अ स्टार्ट साइट ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। और ये कहां पे होती है, हमारे पास 5 प्राइम एंड में होती है कोडिंग स्ट्रैंड। अगर 5 प्राइम एंड ऑफ कोडिंग स्ट्रैंड अगर कंसीडर कर रहे हैं तो 3 प्राइम एंड ऑफ टेम्पलेट स्ट्रैंड। ठीक है, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है स्ट्रक्चरल जीन। स्ट्रक्चरल जीन वो होता है जो जीन एक्चुअली ट्रांसक्राइब होना होता है आरएनए में। तो मतलब हमारे पास पूरा डीएनए जो है
वो ट्रांसक्राइब करके पूरा आरएनए नहीं बनाता, सिर्फ थोड़ा सा पार्ट होता है डीएनए का जो एक्चुअल आरएनए बनाता है। और अल्टीमेटली टर्मिनेटर सीक्वेंस है जो कि टर्मिनेशन साइट है फॉर ट्रांसक्रिप्शन, जहां पे एंड होता है। और ये कहाँ पे होता है? 3 प्राइम एंड ऑफ स्ट्रक्चरल जीन, यानी कि 3 प्राइम एंड ऑफ कोडिंग स्ट्रैंड और 5 प्राइम एंड ऑफ टेम्पलेट स्ट्रैंड। ठीक है, सो ये 3 सीक्वेंस है। बट एक डिफरेंस है जो हमारे पास प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में रहता है। वैसे तो प्रमोटर और टर्मिनेटर अगर सीक्वेंस भी देखोगे ना, तो जेनेटिक सीक्वेंस भी अलग अलग है। यूनिट्स आपको कह सकते हो कि हमारे पास प्रोकैरियोट्स में भी प्रमोटर सीक्वेंस होता है और यूकैरियोट्स में भी प्रमोटर सीक्वेंस होता है। प्रोकैरियोट्स में भी टर्मिनेटर सीक्वेंस होता है और यूकैरियोट्स में भी, और सेम स्ट्रक्चरल जीन भी होगा दोनों में। ठीक है, बट बात यह है कि प्रमोटर का जो जेनेटिक सीक्वेंस होता है वो प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में अलग होता है, टर्मिनेटर सीक्वेंस यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स में अलग होता है। ठीक है, और हमारे पास जो स्ट्रक्चरल जीन होता है जो ट्रांसक्राइब होता है ना आरएनए में, उसकी भी 2 अलग अलग नेचर है। तो इसको डील करने से पहले मैं ये डायग्राम डील कर रही हूँ। तो सबसे पहले तो ये है हमारे पास टेम्पलेट स्ट्रैंड, जो सबसे ऊपर आपको दिख रहा है, ये टेम्पलेट स्ट्रैंड है। तो इस टेम्पलेट स्ट्रैंड में ये आ गया प्रोमोटर सीक्वेंस, 3 प्राइम एंड ऑफ टेम्पलेट स्ट्रैंड, 5 प्राइम एंड ऑफ कोडिंग स्ट्रैंड, और ये है टर्मिनेटर सीक्वेंस, यहाँ पे एंड हो जाएगा ट्रांसक्रिप्शन का, 5 प्राइम एंड ऑफ टेम्पलेट स्ट्रैंड, 3 प्राइम एंड ऑफ कोडिंग स्ट्रैंड। ठीक है, तो हमारे पास जो स्ट्रक्चरल जीन है वो ये बीच वाला होगा, प्रोमोटर से लेकर टर्मिनेटर तक। तो हमारे पास यही स्ट्रक्चरल जीन है जो एक्चुअली कॉपी होगा और कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए की सिंथेसिस करेगा। तो प्रमोटर से स्टार्ट हुआ, टर्मिनेटर पे एंड हुआ, बीच वाला ही ट्रांसक्राइब होगा, बाकी डीएनए का पार्ट नहीं होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास कॉपिंग होगी, यानी कि ट्रांसक्रिप्शन होगी डीएनए की इनटू आरएनए। लेकिन अब जो ये स्ट्रक्चरल जीन है ना, ये यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स में अलग अलग नेचर के आरएनए बनाते हैं। तो आप यहाँ पे जैसे हम बात कर रहे थे पॉलीसिस्ट्रॉनिक एंड मोनोसिस्ट्रॉनिक स्ट्रक्चरल जीन, तो पॉलीसिस्ट्रॉनिक स्ट्रक्चरल जीन जो है वो होता है प्रोकैरियोट्स में और मोनोसिस्ट्रॉनिक होता है यूकैरियोट्स में। अब इसका मीनिंग क्या हुआ? सो पॉलीसिस्ट्रॉनिक जो है वो प्रोकैरियोट्स में होता है, उसका मीनिंग ये हुआ कि हमारे पास जो प्रोकैरियोट्स में जो आरएनए बनता है ना, वो कुछ इस तरीके से होता है। ये पूरा आरएनए बना रही हूं मैं, ठीक है, ये आरएनए है, ये आरएनए है, पूरा एक आरएनए। तो अब प्रोकैरियोट्स में क्या होता है, एक ही आरएनए जो है ना वो मल्टीपल प्रोटीन्स बनाने के कैपेबल होता है। यानी कि एक सेगमेंट एक प्रोटीन बनाएगा, फर्स्ट प्रोटीन बनाएगा, सेकेंड वाला अलग प्रोटीन बनाएगा, थर्ड वाला अलग प्रोटीन बनाएगा। इस तरीके से हमारे पास अलग अलग कोडिंग रीजन्स होते हैं जो कि अलग अलग प्रोटीन्स बनाते हैं प्रोकैरियोट्स के केस में। बट यूकैरियोट्स के केस में ऐसा नहीं होगा। यूकैरियोट्स के केस में एक सिंगल स्ट्रैंड है, जैसे कि ये था प्रोकैरियोट्स के केस में। यूकैरियोट्स के केस में वो सिंगल स्ट्रैंड ही एक सिंगल प्रोटीन के लिए कोड कर देगा। अदरवाइज एक्स्ट्रा प्रोटीन, नेक्स्ट प्रोटीन, सेम सीक्वेंस, सेम आरएनए कोड नहीं करेगा। तो एक आरएनए एक प्रोटीन, बट प्रोकैरियोट्स के केस में एक आरएनए मल्टीपल प्रोटीन्स। सो इसीलिए प्रोकैरियोट्स के केस में जो हमारे पास सीक्वेंस होता है, जो स्ट्रक्चरल जीन होता है, वो पॉलीसिस्ट्रॉनिक होता है, जैसे कि ये है। ठीक है, तो ये प्रोकैरियोट्स के केस में ऐसा अरेंजमेंट, बट सेम अगर हम देखें तो यूकैरियोट्स में ऐसा होगा। तो एक बहुत मेजर डिफरेंस है यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन और प्रोकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन के केस में। सो इसके बाद हम बात करेंगे अब 3 तरह के आरएनए के बारे में, सबका अलग अलग फंक्शन है, उनके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास वो 3 तरह के आरएनए कौन से हैं? एमआरएनए जिसे मैसेंजर आरएनए कहा जाता है, टीआरएनए जिसे ट्रांसफर आरएनए कहा जाता है, और उसके बाद लास्ट है आरआरएनए जिसे राइबोसोमल आरएनए कहा जाता है। तो ये 3 तरह के आरएनए हैं और सबका अलग अलग फंक्शन है, उसे डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले तो मैसेंजर आरएनए, मैसेंजर आरएनए वो है जिसके पास प्रोटीन को कोड करने की इंफॉर्मेशन है। सो प्रोटीन कोडिंग इंफॉर्मेशन एमआरएनए के पास रहती है। ठीक है,
सो ये है हमारे पास mRNA जिसके पास सारी इंफॉर्मेशन होगी, लेकिन प्रोटीन को कोड करने के लिए, सिंथेसाइज करने के लिए रॉ मटेरियल चाहिए। और वो रॉ मटेरियल क्या, अमीनो एसिड, उसको इकट्ठा भी तो करना है। सो ट्रांसफर आरएनए का काम है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ रॉ मटेरियल। सो इट ट्रांसपोर्ट्स अमीनो एसिड टू द साइट ऑफ सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। ठीक है, जो भी हमारे पास एमआरएनए में कोडिंग इंफॉर्मेशन होगी उसी के अकॉर्डिंग अमीनो एसिड्स आ जाएंगे। उसके बाद हमारे पास राइबोसोमल आरएनए, ये साइट है प्रोटीन सिंथेसिस की। तो आप एक बार कंसीडर कर सकते हो जैसे कि 3 भाई हैं, वो मिलकर क्या करते हैं, वो डिसाइड करते हैं कि वो प्रोटीन सिंथेसिस का काम खोलेंगे। ठीक है, उनको बिजनेस करना है, सिंथेसिस करनी है प्रोटीन की। तो एमआरएनए कहता है कि मेरे पास कोडिंग इंफॉर्मेशन है, तो मैं प्रोटीन कैसे सिंथेसाइज होता है, क्या सीक्वेंस रहता है, वो सब कुछ मैं जानता हूँ। टीआरएनए कहता है मैं रॉ मटेरियल कहाँ मिलेगा, कैसे लाना है, वो मैं जानता हूँ, मैं आपको रॉ मटेरियल ला दूंगा। और राइबोसोमल आरएनए कहता है कि मेरे पास प्रॉपर्टी है, मैं सेटअप लगा सकता हूँ, जितना भी रॉ मटेरियल है, इंफॉर्मेशन है, यहीं पे हम कंबाइन और कंपाइल कर सकते हैं और प्रोटीन बना सकते हैं। सो ये तीनों मिलकर क्या करते हैं, प्रोटीन बनाते हैं। ठीक है, सो ये प्रोटीन सिंथेसिस जो है वो है ट्रांसलेशन का प्रोसेस। बट इन्वॉल्व कौन से होते हैं, एमआरएनए, टीआरएनए एंड आरआरएनए, ये 3 तरह के राइबोन्यूक्लिक एसिड जो है वो इन्वॉल्व होते हैं प्रोटीन सिंथेसिस में। फाइन। सो इन्हीं की सिंथेसिस के बारे में अब हम बात करने वाले हैं इन द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। सो प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, सबसे पहले हम बात करने वाले हैं प्रोकैरियोट्स के केस में। तो ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस जो है प्रोकैरियोट्स के केस में होता है उनके साइटोप्लाज्म में, क्योंकि न्यूक्लियस तो होता नहीं है ना। तो डीएनए रेप्लिकेशन हो या ट्रांसक्रिप्शन हो, प्रोकैरियोट्स के केस में साइटोप्लाज्म में होता है सारा कुछ। ठीक है, सो अब प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन जो है वो भी कुछ पर्टिकुलर स्टेप्स में होता है। जैसे डीएनए रेप्लिकेशन के केस में क्या हो रहा था, प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा ना, डीएनए रेप्लिकेशन जो है वो 3 स्टेप्स में हो रही थी, इनिशिएशन, इलोंगेशन एंड टर्मिनेशन। फाइन। सो यहाँ पे भी ये प्रोसेस जो है ना वो 3 स्टेप्स में हो रहा है। तो सबसे पहले तो बात करेंगे इनिशिएशन की। इनिशिएशन वो मैकेनिज्म है, वो स्टेप है जब ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होती है, लोडिंग होती है हमारे पास एंजाइम की टू द प्रमोटर साइट। ठीक है, तो क्या कहा जा रहा है इसमें, इसमें कहा जा रहा है कि आरएनए पॉलीमरेज यानी कि डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज जो है वो प्रमोटर को बाइंड करता है, और सिग्मा फैक्टर जो है वो इसी पॉलीमरेज की बाइंडिंग को गाइड करता है टू द प्रमोटर साइट। तो अब होगा क्या, इसके लिए मैं एक डीएनए बनाती हूँ। ठीक है, ये डीएनए स्ट्रक्चर है। अब डीएनए में क्या है, इस तरीके से कॉइलिंग है। ठीक है, ये कॉइल स्ट्रक्चर, ये 3 प्राइम, ये 5 प्राइम, ये 3 प्राइम एंड ये 5 प्राइम। ठीक है, सो इस तरीके से सीक्वेंस है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग रहेगी बीच में। अब क्या होता है, कोई भी प्रोसेस में, जैसे रेप्लिकेशन में भी देखा हमने अनजिपिंग का हो रहा था, तो अनजिपिंग जो है वो इनिशियल स्टेप का हिस्सा रहता है। बट उससे पहले क्या होगा, हमारे पास एक एंजाइम है दैट इज आरएनए पॉलीमरेज। ये आरएनए पॉलीमरेज है और इसमें क्या करेगा, एक फैक्टर बाइंड करेगा दैट इज दिस सिग्मा। ये सिग्मा फैक्टर क्या करेगा, ये इस आरएनए पॉलीमरेज को हेल्प करेगा इस पर्टिकुलर साइट पे लोड होने। ठीक है, तो ये साइट क्या, ये हमारे पास 3 प्राइम एंड वाला जो है वो क्या है, वो टेम्पलेट है। 5 प्राइम एंड पे क्या है, यहाँ पे जिसका 5 प्राइम एंड है यहाँ पे, वो क्या है, कोडिंग स्ट्रैंड है। तो यहाँ पे कहीं पे प्रमोटर साइट है, यानी कि यहाँ पे प्रमोटर साइट है और आरएनए पॉलीमरेज जो है वो यहाँ आके बाइंड हो जाएगा। ठीक है, और साथ में क्या होगा उसके, यहाँ पे सिग्मा फैक्टर ने हेल्प किया लोडिंग, तो यहाँ पे लोड हो जाएगा और यहाँ से क्या स्टार्ट हो जाएगी, अनजिपिंग स्टार्ट हो जाएगी और यहीं से सिंथेसिस होना शुरू हो जाएगी आरएनए की। ठीक है, सो इस तरीके से सबसे पहला स्टेप रहता है। अब मूव करते हैं इलोंगेशन में। अब इलोंगेशन होती कैसे है, यानी कि इनिशिएशन हो गया, जो एंजाइम है वो प्रमोटर साइड पे लोड हो गया, तो अब होगा क्या, इस तरीके से हमारे पास इलोंगेशन में पूरा सिनेरियो रहता है। ठीक है, पूरा सिनेरियो रहेगा इस तरीके से। तो ये 3 प्राइम एंड, ये 5 प्राइम एंड और ये 3 प्राइम एंड
5 प्राइम एंड और ये 3 प्राइम। ठीक है, सो अब क्या है हमारे पास, इस तरीके से पूरा डीएनए है। यहाँ पे प्रमोटर साइट थी, जहां पे इस पर्टिकुलर साइट पे ये प्रमोटर साइट थी जहां पे लोड हुआ था आरएनए पॉलीमरेज, है ना। तो यहाँ से अब वो आगे आगे बढ़ के पूरा सिंथेसिस करना शुरू कर देता है, यानी कि आरएनए की सिंथेसिस करना शुरू कर देता है। और ड्यूरिंग द प्रोसेस वो अनजिपिंग करता रहता है डीएनए स्ट्रैंड की, और आरएनए सिंथेसाइज करता रहता है। अब क्योंकि प्रोकैरियोट्स के केस में जो सारा प्रोसेस है वो कहाँ हो रहा है, साइटोप्लाज्म में हो रहा है। साइटोप्लाज्म में क्या हो रहा है, वहीं पे प्रोटीन को सिंथेसाइज करने के लिए एंजाइम्स भी होते हैं। तो ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन प्रोकैरियोट्स के केस में साइमल्टेनियसली हो रही होती है। तो अब किस तरीके से प्रोसेस होगा, लेट्स से यहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज पहुंच गया हुआ है, तो जो हमारे पास आरएनए होगा ना, वो इस तरीके से हैंग कर रहा होता है। वो क्या करता है, डीएनए के साथ अटैच नहीं करता, बाइंडिंग नहीं करता, उल्टा वो रिलीज होता जाता है। इस तरीके से आरएनए रिलीज होता जाता है और साइमल्टेनियसली प्रोटीन की भी सिंथेसिस होती जाती है। तो आरएनए पॉलीमरेज जो है ना, वो इस तरीके से अनजिप करता हुआ स्ट्रक्चर को सिंथेसाइज कर रहा है आरएनए, और जैसे ही टर्मिनेशन सीक्वेंस आएगा ना, वैसे ही ये रिलीज हो जाएगा। सो क्या कहा जा रहा है इसमें, इस पर्टिकुलर केस में ये कहा जा रहा है कि हमारे पास इलोंगेशन के फेज में राइबोन्यूक्लियोटाइड्स ऐड करता है डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। किस डायरेक्शन में, 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन। सेम वही जो डीएनए रेप्लिकेशन के केस में था, 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में सिंथेसिस होती है। तो मतलब यहाँ पे जो रिलीज हुआ है ना, ये जो एंड फ्रीली हैंग कर रहा है वो 5 प्राइम होगा, जो लास्ट में ऐड होगा ना वो 3 प्राइम। ठीक है, सो इस तरीके से हमारे पास पूरा प्रोसेस होता है। और जो सबस्ट्रेट है यहाँ पे जो ऐड किए जा रहे हैं बाय डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, वो है न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट। ये वो सेम चीज है जैसे कि न्यूक्लियोसाइड है, 3 फॉस्फेट जुड़े हैं, 1 2 और 3। 2 फॉस्फेट बॉन्ड टूटेंगे, एनर्जी रिलीज होगी और अल्टीमेटली न्यूक्लियोसाइड एक फॉस्फेट के साथ यानी कि न्यूक्लियोटाइड इनकॉर्पोरेट होना शुरू हो जाएगा और आरएनए की सिंथेसिस होगी। यही मैकेनिज्म हमने रेप्लिकेशन के दौरान भी देखा था। 2 फॉस्फेट टूट रहे हैं, एनर्जी रिलीज हो रही है और वही एनर्जी यूज हो रही है ड्यूरिंग सिंथेसिस ऑफ आरएनए और रेप्लिकेशन के केस में डीएनए, क्योंकि बहुत ही ज्यादा एनर्जी कंज्यूमिंग प्रोसेस होता है। एटीपी को वैसे भी काम में यूज करना पड़ना था, है ना। एटीपी में क्या होता है, हाई एनर्जी फॉस्फेट बॉन्ड्स होते हैं, वो टूटते हैं और एनर्जी रिलीज होती है, और हमने यहाँ पे यही किया। एटीपी भी एक हमारे पास न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट है, यहाँ पे भी हमें न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट यूज करके वो काम कर लेते हैं, जो कि सबस्ट्रेट की तरह भी यूज हो जाता है और एनर्जी सोर्स की तरह भी यूज हो जाता है ना। तो इस तरीके से एनर्जी यूज करके राइबोन्यूक्लियोटाइड्स को डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज जो है वो सिंथेसाइज करता है आरएनए इन 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन, राइट। चलिए, सो इस तरीके से इलोंगेशन होती जा रही है और अल्टीमेटली क्या है हमारे पास, जो डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज है वो पहुंच गया टर्मिनेशन सीक्वेंस में। ठीक है, टर्मिनेशन सीक्वेंस में पहुंच गया, तो अब क्या होगा, अल्टीमेटली ये सारा स्ट्रक्चर यानी कि पूरा डीएनए जो है वापस से जिप कर जाएगा, यानी कि पेयरिंग कर लेगा, बॉन्डिंग कर लेगा। ठीक है, बॉन्डिंग कर लेगा और अल्टीमेटली क्या होगा, अल्टीमेटली जो हमारे पास ये आरएनए पॉलीमरेज था ना, वो भी रिलीज हो जाएगा टर्मिनेशन सीक्वेंस से पहुंच के। लेकिन उसको रिलीज करने में हेल्प कौन करेगा, एक फैक्टर जिसे कहा जाता है रो फैक्टर। सिग्मा फैक्टर ने लोडिंग में हेल्प करी प्रोमोटर सीक्वेंस से, और जो हमारे पास रो फैक्टर है वो अनलोडिंग में हेल्प करता है फ्रॉम टर्मिनेटर सीक्वेंस। सो जैसे ही पॉलीमरेज टर्मिनेटर सीक्वेंस पे पहुंचता है, आरएनए जो फॉर्म होता है वो भी फॉल ऑफ हो जाता है और आरएनए पॉलीमरेज वो भी अनलोड हो जाता है विद द हेल्प ऑफ रो फैक्टर। सो आरएनए पॉलीमरेज इस तरीके से सिंथेसाइज होके, आरएनए जो है इस तरीके से सिंथेसाइज होके रिलीज हो जाता है। ठीक है, और साथ ही साथ में उसकी प्रोटीन सिंथेसिस भी इसके थ्रू हो रही है, ट्रांसलेशन भी हो रही है, क्योंकि हम बात कर रहे हैं प्रोकैरियोट्स की, है ना। तो इस तरीके से पूरा प्रोसेस होता है। और अब ये पॉलीसिस्ट्रॉनिक है नेचर में, मल्टीपल प्रोटीन्स को सिंथेसाइज करेगा और अल्टीमेटली हमारे पास फीचर्स आ जाएंगे, कैरेक्टर्स और ट्रेट्स एक्सप्रेस हो जाएंगे। सो दिस इज अबाउट द प्रोकैरियोटिक अरेंजमेंट। सिग्मा फैक्टर ने बाइंड किया आरएनए पॉलीमरेज के साथ और अल्टीमेटली उसे लोड कर दिया प्रोमोटर साइट में, फिर इलोंगेशन हुई
आरएनए की सिंथेसिस हुई, आरएनए ने बाइंडिंग नहीं की, उल्टा हैंग करता गया, और साथ ही में प्रोकैरियोट्स के केस में साथ ही में ट्रांसलेशन होती गई, और जैसे ही टर्मिनेटर सीक्वेंस पहुंचा तो हमारे पास रो फैक्टर ने बाइंड करके आरएनए पॉलीमरेज को अनलोड कर दिया। तो इस तरीके से प्रोकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन होती है। अब बात करते हैं यूकैरियोट्स में, वो थोड़ा सा डिफरेंस है, वो है क्या? वैसे तो मल्टीपल जो आप लोडिंग और अनलोडिंग के लिए जो फैक्टर्स देख रहे हो वो यूकैरियोट्स के केस में थोड़े डिफरेंट होते हैं, और डिफरेंट एंजाइम्स भी होते हैं, ठीक है। बट हम कुछ पर्टिकुलर चीजें हैं जो बात करेंगे जो एनसीईआरटी में मेंशन की गई है अबाउट यूकैरियोट्स, ठीक है। हमें हर एक एंजाइम के और हर एक फैक्टर के बारे में नहीं जानना है अबाउट यूकैरियोट्स, तो कुछ पर्टिकुलर चीजों के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले तो यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स में ये डिफरेंस है कि यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन होती है न्यूक्लियस में, ठीक है, न्यूक्लियस में होती है, और न्यूक्लियस में रहने वाले हमारे पास तीन तरह के डिफरेंट तरह के पॉलीमरेज होते हैं, जिसमें से आरएनए पॉलीमरेज 1 जो है वो ट्रांसक्राइब करता है आरआरएनए 28S आरआरएनए 18S और 5.8S, ये आपको याद करने हैं, ठीक है। आरएनए पॉलीमरेज 3 जो है वो ट्रांसक्राइब करता है टीआरएनए 5S आरएनए एंड स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए, ठीक है। तो हर एक ट्रांसक्रिप्शन के लिए, हर एक आरएनए के ट्रांसक्रिप्शन के लिए अलग अलग पॉलीमरेज है यूकैरियोट्स में, बल्कि प्रोकैरियोट्स में ऐसा आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। वही अगर हम आरएनए पॉलीमरेज 2 देखें तो यहाँ पे आप बहुत ध्यान रखेंगे, एनसीईआरटी में भी ये सेम सीक्वेंस दिया गया है, फर्स्ट पहले, थर्ड के बारे में बाद में, उसके बाद लास्ट में सेकंड के बारे में, आरएनए पॉलीमरेज 1 3 एंड 2, ठीक है। तो 1 2 एंड 3 के हिसाब से सीक्वेंस में याद नहीं करेंगे। तो आरएनए पॉलीमरेज 2 जो है वो ट्रांसक्राइब करता है प्रिकर्सर ऑफ एमआरएनए, ठीक है, प्रिकर्सर ऑफ एमआरएनए यानी कि एचएनआरएनए को ट्रांसक्राइब करता है, टीरोजीनस न्यूक्लियर आरएनए। तो मतलब एमआरएनए जो फॉर्म होता है ना बेटा, तो वो पहले ही मैच्योर फॉर्म में फॉर्म नहीं होगा, सिंथेसाइज नहीं होगा, पहले उसकी प्रिकर्सर फॉर्म बनेगी जो इमेच्योर होगी, दैट इज एचएनआरएनए, जिसको मैच्योरेशन की और प्रोसेसिंग की जरूरत होती है। तो यहाँ पे अगर मैं आपको बताऊं, यहाँ पे ये आरएनए बना रही हूं मैं, ये आरएनए है जो अभी इमेच्योर फॉर्म में अभी जस्ट ट्रांसक्राइब हुआ है, ठीक है। तो इसमें क्या है, बीच में आपको कुछ ऐसे सीक्वेंस दिखेंगे जो ट्रांसक्रिप्शन के लिए रेडी नहीं है, जब आगे प्रोटीन सिंथेसिस में इन्वॉल्व नहीं होंगे। तो ये रेड कलर के सेगमेंट्स जो है ना, इन्हें कहा जाता है इंट्रॉन्स, और ये ब्लैक कलर के सेगमेंट जो मैंने दिखाए हैं इन्हें एक्सॉन्स कहा जाता है, ठीक है। तो अब इनके बारे में मैं बात करती हूँ। तो सबसे पहले जो आरएनए बनता है, उस आरएनए में एक्सॉन्स और इंट्रॉन्स होते हैं। इंट्रॉन्स वो होते हैं जो नॉन फंक्शनल होते हैं और उन्हें रिमूवल की जरूरत होती है, और एक्सॉन्स वो होते हैं जो फंक्शनल होते हैं और जो एक्चुअल प्रोटीन बनाने वाले होते हैं ड्यूरिंग ट्रांसलेशन। तो क्या करना होता है, इंट्रॉन्स को रिमूव करके अल्टीमेटली एक्सॉन्स को जोड़ना होता है और फर्दर और प्रोसेसिंग करनी होती है। तो इसीलिए हमारे पास 3 पर्टिकुलर स्टेप्स हैं, मैकेनिज्म्स हैं जिसके अंडर प्रोसेसिंग पूरी होती है। तो उसके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले तो हमारे पास है स्प्लाइसिंग। तो स्प्लाइसिंग नाम से पता चल रहा है कटिंग हो रही है। तो इस दौरान क्या किया जाता है, हमारे पास नॉन फंक्शनल इंट्रॉन्स को रिमूव किया जाता है और एक्सॉन्स को ज्वाइन कर दिया जाता है, ठीक है। सो क्या किस तरीके से रहेगा, ये सारा पूरे आपको सेगमेंट दिख रहे थे ना एक्सॉन्स और इंट्रॉन्स में। तो अब यहाँ पे क्या होगा, हमारे पास कटिंग होके अल्टीमेटली सारे एक्सॉन्स जो है वो जुड़ के ये सेगमेंट बना लेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है, कैपिंग। कैपिंग मैकेनिज्म जो है उसमें कैप लगाई जाती है 5 प्राइम एंड ऑफ एचएनआरएनए। तो हमारे पास अगर ये आरएनए है जिसमें से इंट्रॉन्स अभी रिमूव कर दिए गए हैं, तो इसके 5 प्राइम एंड पे ना मिथाइल गोनोसिन कैप जो है वो ऐड कर दी जाएगी, ठीक है। क्योंकि अब खुद देखो आरएनए जो है वो न्यूक्लियस में बन रहा है, ट्रांसलेशन जो है वो साइटोप्लाज्म में होने वाले यूकैरियोट्स में। तो उस दौरान माइग्रेशन हो और माइग्रेशन सही से हो जाए और आरएनए को कोई दिक्कत ना हो, कोई इसमें चेंजेस ना आए, तो उसे प्रोटेक्ट भी करना है। और दूसरा, ये मिथाइल गोनोसिन ट्राइफॉस्फेट जो है वो सिर्फ इतना सा काम नहीं कर रहा कि उसको आरएनए को पूरा मैच्योर फॉर्म में कन्वर्ट करके न्यूक्लियस साइटोप्लाज्म की तरफ लेके जाएगा, बल्कि ये मिथाइल गोनोसिन ट्राइफॉस्फेट जो है ये ट्रांसलेशन के दौरान रिकॉग्नाइज भी किया जाता है ताकि ट्रांसलेशन शुरू हो सके, ठीक है। सो हमारे पास ये ऐड होता है 5 प्राइम एंड पे, याद रखना है, ठीक है, 5 प्राइम एंड पे ही ऐड होगा। और नेक्स्ट जो है एक और चीज है जो ऐड होती है, दैट इज पॉली ए टेल।
पॉली ए टेल जो है यानी कि मल्टीपल एडेनाइलेट रेजिड्यूज ऐड किए जाते हैं 3 प्राइम एंड पे, तो इसको कहा जाता है टेलिंग। तो टेलिंग इज द प्रोसेस ऑफ एडिशन ऑफ एडेनाइलेट रेजिड्यूज। कितने रेजिड्यूज? 200 to 300 रेजिड्यूज ऐड होते हैं 3 प्राइम एंड। ठीक है, सो ये है हमारे पास पूरा प्रोसेस जिसमें हमने क्या देखा, इनिशिएशन, इलोंगेशन और टर्मिनेशन की हेल्प से पूरा ट्रांसक्रिप्शन कंप्लीट होता है प्रोकैरियोट्स में। बस प्रोकैरियोट्स में ये होगा कि हमारे पास जो आरएनए बनता है वो पॉलीसिस्ट्रॉनिक होता है, एक ही आरएनए से मल्टीपल प्रोटीन बनेंगे और वो होता साइटोप्लाज्म प्रोसेस है और अल्टीमेटली फर्दर प्रोसेसिंग की जरूरत नहीं होती। बट यूकैरियोट्स में ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस न्यूक्लियस में होता है, मोनोसिस्ट्रॉनिक आरएनए बनेगा बट फर्दर प्रोसेसिंग की भी जरूरत पड़ती है आरएनए को। एक्सॉन इंट्रॉन्स प्रोकैरियोट्स में नहीं होंगे। इंट्रॉन्स जो है हमारे पास वो एक्चुअल सिर्फ यूकैरियोट्स में होते हैं। ठीक है, सो प्रोकैरियोट के हेल्प से ट्रांसक्रिप्शन मेथड को एक्सप्लेन किया गया है और यूकैरियोट की हेल्प से प्रोसेसिंग को एक्सप्लेन किया गया है। तो मल्टीपल टाइप्स ऑफ आरएनए पॉलीमरेज यूकैरियोट्स में दिखेंगे, प्रोकैरियोट्स में। ठीक है, ये छोटे छोटे डिफरेंसेस आपको याद रखने हैं। तो बस इतनी सी बात है और आप धीरे धीरे जो है पूरा प्रोसेस लर्न कीजिए और प्रोसेसिंग जो है वो यूकैरियोटिक एस्पेक्ट से डील कीजिए। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट ट्रांसक्रिप्शन। तो नेक्स्ट सेशन में हम बात करने वाले हैं अबाउट ट्रांसलेशन, राइट। वैसे तो आप ये पूरा सेशन जो है वो कंप्लीटली देखेंगे, समझेंगे। अगर फिर भी कोई दिक्कत आती है, मैं बार बार बोल रही हूँ, आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दिया कीजिए अपना कोई भी क्वेश्चन, मैं उसे जरूर एड्रेस करूंगी और उसे जरूर सॉल्व करूंगी। तो आज के लिए फिर इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में विद ट्रांसलेशन ऑफ प्रोटीन्स और जानते हैं कि किस तरीके से प्रोटीन फॉर्मेशन होती है।